नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ बेलाल सब्दवारी। आज सदन के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जेपीसी से पास होके आया है, उसको रखे जाना है। इस बिल के बाद दिल्ली चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देश के अल्पसंख्यक इसको किस तरह से लेंगे? जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका होगी? इस सब ही संबंध में हम बात करेंगे अपने खास मेहमान सुरेश जी, और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो वक्फ बिल आज सदन में रखा जाना है, जेपी से इसको स्वीकार्यता मिल गई है, इस पर राजनीतिक क्या प्रभाव आएगा दिल्ली के चुनाव पर? साथ ही साथ जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका हो सकती है? माइनॉरिटीज को इसको किस तरह से लेना चाहिए? और देश की राजनीतिक पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, इस बिल पर देश के अंदर किस तरह से एक सौहार्द बनाने की कोशिश करेंगी? इन सभी विषयों पर आप अपने अपने विचार हम चाहेंगे आप रखें। बिलाल जी, वक़्फ़ का जो बिल हमको सबको पता है कि ये ब्रिटिश ज़माने से चलता आ रहा है और इसका जो इनिशियल बिल था वो ब्रिटिश ज़माने में हुआ था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो जो क्या कहते हैं एक चेंज जो हुआ था, जो क्या कहते हैं उसमें जो एग्रेसिव लेके आए थे वो था नरसिम्हा राव के टाइम पे हुआ था। उससे बाद में भी मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुआ था। वक़्फ़ को एक ही बात है कि आपको पता है वक़्फ़ होता है कि हम एक जो भी मुसलमान होते हैं वो अल्लाह को दान दे देते हैं उनके प्रॉपर्टी, और एक बार देने से उसको वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ होते हैं कि अगर आप एक सेक्युलर स्टेट कंट्री में रहते हैं, जैसे अभी कांग्रेस वाले कहते रहते हैं सेक्युलर सेक्युलर, कम्युनिस्ट वाले भी कहते हैं, अखिलेश भी कहते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है गवर्नमेंट को कोई रिलीजन के साथ कोई मतलब नहीं है। ये इंग्लिश डेफिनेशन है चर्च और स्टेट के बारे में। लेकिन हम उस बात को अभी बगल में रखते हैं और हमें पूछते हैं कि वक़्फ़ में प्रॉब्लम क्या है। सीधी सी बात है कि आप जब एक देश में रहते हैं जहाँ कोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, न्याय मिलना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कल के दिन बिलाल जी के घर वक़्फ़ वाला आके कहेंगे कि बिलाल जी ये एक वक़्फ़ का प्रॉपर्टी है, तो आप कल से खाली कर दीजिए घर। तो आप तो क्या करेंगे, आप तो नॉर्मल सिटीजन होंगे, तो आप कहेंगे ठीक है, मेरे पास कागज़ है, मैं कोर्ट को जाता नहीं। नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप सिर्फ हमारे पास आएंगे, ट्रिब्यूनल में आएंगे, और हम आपके जो कागज़ देखेंगे और हम उसके ऊपर एक डिसीजन लेंगे। तो आप नेचुरली पूछेंगे फिर आपके पास कागज़ है क्या? बोलते हैं हमारे पास कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं, हमने बोल दिया तो बोल दिया। ये प्रॉब्लम है। सोचिए, आप एक कंट्री में रहते हैं जहाँ छोटे छोटे केसेस भी कोर्ट में तक जाते हैं, कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं सालों साल। आपको सुप्रीम कोर्ट ना, हाई कोर्ट ना, कहीं आप जा नहीं सकते। ये एक लॉ, इसी के ऊपर प्रॉब्लम है कि आप एक बार आके कह दिया कि ये जगह हमारा है तो हो गया आपका। तो आपको नॉर्मल लॉ में जो होता है कि दोनों पक्ष अपने अपने कागज रखेंगे जज के सामने, और जज वो कागज देख के बोलेंगे भाई ये झूठ है, ये सही है। लेकिन यहाँ वो चांस ही नहीं है। तो कहीं भी वक़्फ़ आके कल के दिन कह सकते हैं कि औरंगज़ेब जैसा, हैदराबाद में बहुत लोग हंसते हैं इस बात पे, और ये वक़्फ़ का ओरिजिनल स्टेटमेंट है, मैं कहीं नहीं बना, वक़्फ़ ने कोर्ट में दिया जो स्टेटमेंट है। एक बंदा ने, एक एरिया था हैदराबाद में गोटाला बेगमपेट के वहाँ के एक तकरीबन 40 या 50 जो नागरिक वो जा रहते थे, सालों से रहते हैं। वो लोगों ने उनके ऊपर वक़्फ़ ने एक दिन आके कह दिया कि भाई ये हमारा लैंड जगह है। तो उन्होंने पूछा कैसे बन गया? भाई कहे हम तो हमारे दादा परदादा के टाइम से चल रहा आ रहा है, हमारे पास सारे कागज़ है, रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। बोलते वो पूरा ठीक है, लेकिन ये वक़्फ़ का लैंड। वो तो किसने दिया? बोला औरंगज़ेब ने दिया। तो कोर्ट ने पूछा ठीक है भाई औरंगजेब का जो खत है वो लेके आओ। बोलते नहीं नहीं, औरंगजेब तो कहा नहीं था, औरंगजेब तो घोड़े थे, वो वहां पढ़ा करते, वहां जाके खाते थे, घास खाते थे, इसके लिए वो जगह वकफ का जगह बन गई। अब सोचिए, ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ये मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ आपके लिए। लोग जी। हंसेंगे ऐसे देख के। और एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, केरला में मुनम्बम के जहाँ बड़ा सा एक एजिटेशन चल रहा है। वहाँ के 600 जो परिवार रहते हैं उसमें मुसलमान मुसलमान परिवार भी हैं बिलाल जी, जी। लेकिन मेजॉरिटी लैटिन क्रिश्चियंस हैं जो कि समुद्र में डिपेंड करते हैं, जो मछुआरे हैं वो वही काम करते हैं वो लोग। लेकिन उनको एक दिन, एक 2 साल पहले या 3 साल पहले जब प्रॉपर्टी टैक्स बांधने गए थे, वो लोग वो हर साल करते, तो उनको बोला नहीं भाई ये तो वकफ वाले ने कह दिया कि यह जगह हमारा है, आपसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेंगे, ये जगह आपका ही नहीं है। तो वो लोग जी। परेशान हो गए। और लैटिन क्रिश्चियंस केरला में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस होते हैं जो बाकी आपको देश में नहीं मिलेंगे। जैसे सीरियन कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, जियोवाज विटनेस है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ। इसमें लैटिन क्रिश्चियंस यूजुअली जो मछुआरे कम्युनिटी उसके साथ रहते हैं हम लोग। तो उन्होंने जी। कोर्ट वो कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। बोलता तुमको कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं है,
ये लोग कोर्ट को गए, कोर्ट ने कहा ये तो वक्फ ने कह दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो वही कह रहा है। तो जब चर्च उसमें उतर गया था, चर्च जब उतर गया तो इश्यू थोड़ा सीरियस हुआ, और कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले डर गए क्योंकि कल के दिन जब इलेक्शन आएगा तो चर्च वाले तो हमारे खिलाफ भड़का देंगे इन सबको और वोट हमारे खिलाफ आ जाएंगे। तो क्या हुआ, ये लैंड जो था, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिलाल जी, थोड़ा कहानी बढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में। जी। दो तीन एग्जांपल, एक तो हैदराबाद का दिया था अभी, और एक आपको केरला का मुनम्बम कह के जाए जो कोचिन के पास है, वर्कला की जगह है, वहाँ है। वहाँ के जो मछुआरों के 600 लोग हैं, उनके घर को बोला गया कि ये वकफ का जो है आप निकल जाइए यहाँ से। लेकिन वो लोग क्या किए, उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे हम तीन दादा 3 जनरेशन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये जी। केस ऐसा हुआ था कि जो लैंड वो मांग रहे, वो कह रहे वकफ कह रहे, वो ओरिजिनली त्रिवेंद्रम जो ट्रावनकोर राजा थे उनका जगह था, तो वो तो हिंदू थे। जी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक मुसलमान जो थे उनके ऑफिस में वहाँ काम करते थे, उनको एक उन्होंने लीज पे दिया उसको। ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 150 साल पहले, 170 साल पहले। तो उन्होंने उनको लीज पे दिया। वो जेंटलमैन ने क्या किया, वो जब उनको पता था कि वो गुजर जाने वाले हैं, अभी और एक 20-10 साल रहेंगे उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया, कोड़िकोड कह के, नॉर्दर्न केरला, कैलिकट कहते थे पुराने ज़माने में, कोड़िकोड आज कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा फेमस मुस्लिम कॉलेज है, फरूक कॉलेज, अभी भी है। हम्म। फरूक कॉलेज को उन्होंने दान में दे दिया। सोचिए, दान में दे दिया, लिख के दे दिया और रजिस्ट्रेशन भी करा दिया फरूक कॉलेज का। तो वो टाइम पे फरूक कॉलेज के पास पैसा नहीं था, आज को बहुत पैसा है उनके पास। फरूक कॉलेज ने क्या किया, उन्होंने ये जो ज़मीन था उनके पास, उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसा नहीं है कॉलेज चलाने के, तो हम ये ज़मीन बेच देंगे। तो उन्होंने जी। 300-400 टुकड़े करके वो ज़मीन बेच दिया। बहुत एकड़ है वो, जी। हज़ारों एकड़ है, शायद 400 एकड़ कुछ है जगह। तो जगह बेच दिया। अभी क्या हुआ, वक़्फ़ आके कहते कि ये जगह हमारा है। फरूक कॉलेज ने कहता हमने तो बेच दिया, और ट्रावनकोर जी। के राजा नहीं, को वो तो वो पूछ भी नहीं रहा। हाँ, वो आप समस्याएं अपनी जगह हैं, वक्त में कुछ हद तक भ्रष्टाचार भी है और समस्याएं अपनी जगह हैं। जो आपने उदाहरण दिए वो अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह स्टैंड करते हैं, ये इसकी व्यवहारिकता है, इसकी सच्चाई भी है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और राजनी आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आज वक्फ बिल इंट्रोड्यूस होना था, हो भी गया होगा, अभी हो सकता है, तो क्या इसका क्या प्रभाव आएगा दिल्ली के चुनाव पर, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा और ये आने वाले समय में किस तरह का रूप लेगा राजनीति। दिल्ली के चुनाव पे तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा बिलाल जी, क्योंकि आज तो शाम तक कैंपेन खत्म हो जाएगा, लेकिन टीवी में जो भी डिबेट चलेगा वो चलते रहेगा। और पार्लियामेंट में सुबह से आज हंगामा चल रहा है, हम देख रहे थे कि क्वेश्चन आवर के टाइम पे भी हंगामा चल रहा था इसी वक्फ बिल के ऊपर। लेकिन यही जो गलती कांग्रेस ने महाराष्ट्र में किया था, ब्रदर, वो जो उनके जो महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में लड़े हुए, तो महाविकास अघाड़ी ने तो बिल्कुल एंटी हिंदू पॉस्चर लिया था। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देंगे पुलिस में, 10% टेंडर में देंगे। इसका इम्पैक्ट हुआ। अब सोचिए, ये बिल पास होते होते उत्तर प्रदेश और बिहार का इलेक्शन आ जाएगा। पहले बिहार आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा। बिहार को तो अभी कांग्रेस भूल जाएंगे, क्योंकि जितना ग्वाली जयराम रमेश और मनीष तिवारी ने दिया था बिहारियों के ऊपर, वो बिहारी वालों को दिखाएंगे, और शायद उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट लालू के पार्टी पे पड़ेगा। क्योंकि अगर बिहार को पैसे देने पे कांग्रेस वाले रोते हैं, तो फिर उनको कल जाके वहाँ वोट पूछने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, वो उसको हम वहाँ लगा देंगे। लेकिन आपने पूछा कि इसका इलेक्शन पे होगा, तो ये इलेक्शन पे होगा इन्फ्लुएंस, यूपी में होने वाला है। और 2000 और एक 4 साल बाद और एक लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। वक़्फ़ का बिल में माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर प्रॉब्लम है कि ये कहते हैं कि वक़्फ़ हमारा मुस्लिम लॉ है, जो हम, अब पूछे सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं है? सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट के पास रहता है सब कुछ, रजिस्टर करना पड़ता है। गवर्नमेंट ये वक़्फ़ बिल निकाल नहीं रही है, निकाल फेंक नहीं रही है, इसको अमेंड कर रहे हैं। जैसे हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा था, जो जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसको अमेंड कर रहे हैं। अमेंड इसलिए कर रहे हैं कि हम एक लीगल सैंक्टिटी दे रहे हैं कि लोग कोर्ट में जा सके। आप क्यों ऑब्जेक्ट, अगर जगह आपका है, वक़्फ़ वाले कहते हैं ये जगह हमारा है, तो ठीक है यार, कागज लेके जाओ, कोर्ट में जाओ, उससे आर्ग्यू करो, जीत जाओ। लोगों को लेकिन 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 ऑप्शन। सुरेश जी, मैं आपकी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ इंटरवीन करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कोर्ट में जाओ, जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसमें जो राइट दिए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को दिए गए हैं वो तय करेगा।
कोर्ट से बाईपास किया जा रहा है उसे। नहीं 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 डिस्ट्रिक्ट नहीं मजिस्ट्रेट डीएम को कहा जा रहा है, वो तय कर देगा, इसे कागज वो ना, अगर देखेगा। आप देखें, नहीं नहीं, अगर आप देखेंगे जो 40 अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें कलेक्टर नहीं कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहा गया। क्योंकि कलेक्टर क्या होता है यूजुअली पॉलिटिक्स में, अगर आप सोचिए यूपी का कलेक्टर है, वो तो सुनेगा लालू सॉरी योगी आदित्यनाथ की बात, और केरल का कलेक्टर हो तो पिनराई विजयन का बात सुनेगा। तो हम्म, गवर्नमेंट ने, ये जो जेपीसी ने कहा हम कलेक्टर को पूरा अधिकार नहीं देंगे। इसमें दो स्टेप है बिलाल जी। एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जी। प्रॉपर्टी, वो कंपलसरी है। आप वो बाकी चीज उसको बगल में लगा दीजिए। रजिस्टर, हर वक्त प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड। अभी भारत देश में वक्फ का जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है 12 से 15% है। बाकी जो जी। 80% प्रॉपर्टी वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो प्रॉपर्टी जी। रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका है? तो ये बेसिक होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाइए, रेवेन्यू ऑफिस में जाइए, रजिस्टर कीजिए, ये बोले कि ये जगह हमारा है। जी। तो रजिस्टर पूछेगा कई कागज दिखाइए, कागज तो नहीं है हमारे पास, तो फिर रजिस्टर कैसे हम्म, करेंगे? इसलिए 80% प्रॉपर्टी जो रजिस्टर नहीं हुआ। ये जो कोर्ट का हम्म, जो मामला है, ये कलेक्टर के पास जो जा रहा है वो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं। आप अब तो कोई किसी के पास नहीं जा सकते आप, सोचिए। हम्म, तो कलेक्ट आप जाएंगे तो सिर्फ वही ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे जो बंदे आपको पहले बोला कि ये जगह हमारा है, तो वहां से क्या न्याय हम्म, मिलेगा आपको? तो कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर अगर एक्शन नहीं लेगा, और उसने टाइमलाइन भी दिया है जो जेपीसी ने, फिर वो जाएंगे कोर्ट को, जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कलेक्टर लेवल पे अटक अटक गया तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील कर लेगा, और वन साइडेड होने वाला है सारा केस, क्योंकि कागज जब तक नहीं है कोई जज एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई जज वकफ का ये नहीं कहेगा कि किसी ने ठहरे ठहरे कह दिया कि मैं अल्लाह को दे रहा हूँ, तो फिर भैया उसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट किधर है, उनका विल किधर है, उनका जो कहीं लिखे रखा है क्या उन्होंने, कहीं दस्तखत किया था? नहीं नहीं, इसमें लॉ है कि वकफ में एक विटनेस होना चाहिए, जिसने देखा था, जिसने सुना हम्म, था। अगर वो जी। गुजर भी गया तो अभी क्या कर सकते हैं आप? तो कुछ नहीं कर जी। सकते। ये प्रॉब्लम क्या है, इसको एक लीगल सैंक्टिटी दे रहे हैं, इसलिए अमेंडमेंट एक्ट कह रहे हैं, जिसमें यही कह रहे हैं कि पहले आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर कीजिए। हम अभी जी। भी पता है जलाल जी, जितना करप्शन वकफ में होता है और कहीं नहीं होता है। पॉलिटिकल अपॉइंटीज बैठते हैं वकफ बोर्ड पे। अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट चल रहा है तेलंगाना में, भी कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले बीआरएस के बैठे हुए थे, केरल में वही कम्युनिस्ट वाले, कांग्रेस वाले। ये सारे जमीन ये लोग अपने जायदाद अपने जो रिश्तेदार को बेच देते हैं, लीज में दे देते हैं, और जी। बात जब करेंगे तो कहते हैं कि हम जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए चला रहे हैं। उनके लिए करने से कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, ये अपने आप बांट लेते हैं प्रॉपर्टी को। हम्म, तो गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि सर एक बार रजिस्ट्रेशन होने से पता चला कि गवर्नमेंट जो लैंड है, जो जिसे यूपी में कह रहे थे, यूपी में गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट का जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड कह रहा है वो हमारा है। अब सोचिए, हम्म, गवर्नमेंट का जमीन, गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड है, बोलते नहीं गवर्नमेंट का नहीं है वो तो हमारा ही है। तो आप कहाँ जाएंगे? कौन उसको तय करेगा कि ये किसका जमीन है? तो आपको नेचुरली कोर्ट जी। में जी। जाना पड़ेगा, और कोर्ट में तो सारे आप कहना चाह रहे यही हैं कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आई। लेकिन फर्स्ट स्टेप, अब मैं पहला स्टेप। हाँ हाँ, अब मैं समझना चाह रहा हूँ इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि जहां तक चंद्रबाबू नायडू है वो भी माइनॉरिटी वोट बैंक्स पर डिपेंडेंट है। नीतीश भी बहुत हद तक तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो भी डिपेंडेंट है। उन पर भी एक दबाव है माइनॉरिटी कम्युनिटीज का। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग उनसे जाके मिलते भी हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के माध्यम से इसे जेपीसी में भेजा भी गया था। ये बात हम सब लोग स्वीकार करते हैं। तो इसका अब पॉलिटिकल फॉल आउट किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से इन दो पार्टीज के दृष्टिकोण से। एक तो है बिलाल जी, जितना माइनॉरिटी माइनॉरिटी नहीं करना चाहिए, आप मुस्लिम कहना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है तेलंगाना में और आंध्रा में या बिहार में। बिहार में फिर भी हो सकते हैं थोड़े से मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन आंध्र में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स में है बस। जैसे विजयवाड़ा हो या गुंटूर हो, ऐसे जगह वहाँ ज़्यादातर कन्वर्जन जो हो रहे हैं वो क्रिश्चियन साइड पे हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। और नायडू जी के पार्टी ने क्लियरली कह दिया, और चंद्रबाबू नायडू ने खुद कह दिया कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, और जेपीसी में भी उन्होंने वोट किया था इसके लिए। नीतीश ने भी कहा दिया था, नीतीश का पार्टी ने भी कह दिया था, उनके पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कुछ कहा था उसको निकाल के पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया था। तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो वोट करेंगे। और ये बात है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन ये कोई नया दर्जा जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जहाँ पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए।
और होने वाला यह है, मेरे पास स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लीजिए बिलाल जी। लॉ, जो जो वोटिंग होता है लोकसभा और राज्यसभा में, उसका जी। वोटिंग का एक लाइन है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो एग्री। पार्लियामेंट, जो लोकसभा में बैठे, अब होने वाला है इसमें से थोड़े पार्टीज वॉकआउट करने वाले हैं। आप देखिए, हम्म। थोड़े पार्टीज वॉकआउट करेंगे इसमें, जैसे क्रिश्चियन पार्टीज है, केरल के जो केरला कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी नहीं है लेकिन एलडीएफ का पार्टी है, हम्म। वो वोटिंग में भागने लेंगे वो लोग। तो क्या होगा, बीजेपी के लिए मेजोरिटी और कम हो जाएगा, बीजेपी को सुकून से उनको वोटिंग जीत जाएगी। तो यही होने वाला, बहुत हंगामा होगा जब वोटिंग होगा, वो होगा शायद जुलाई और अगस्त के सेशन में होगा ये। और उसके बाद जब वोटिंग होगा तो कांग्रेस वाले वॉकआउट कर जाएंगे और बीजेपी कहेगी कि ठीक है भाई, हम तो जीत गए, वॉइस वोट में जीत जाएंगे। ये होने वाला है। हम्म। नहीं तो आज की क्या स्थिति रहेगी? आज जब प्रेजेंट हुआ का हंगामा होगा, अब बिल की क्या पोजीशन होगी, या डिफर कर दिया जाएगा अगले सेशन के लिए? अगले सेशन तक, ये तो खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये सेशन तो 8 तारीख तक ही है। इसमें ज़्यादातर अभी तो शनिवार, अभी 2-3 दिन और 4 दिन मैक्सिमम चलेगा इस सेशन, उसमें हंगामा होगा। पार्लियामेंट का जो पूरा, जो क्या कहते हैं, जो शेड्यूल है, मैंने भी नहीं देखा शायद, पर डिबेट का इनिशियल डिबेट रहेगा, लेकिन इस पर डिटेल डिबेट अभी होने वाला नहीं है। शायद जो जेपीसी है उनको बुलाएंगे, जेपीसी मेंबर्स है, जेपीसी के जो कमेटी मेंबर्स है उनको बुलाएंगे और उनसे बात, उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए दिया जाएगा। और जगदम्बिका प्रसाद यादव, उनको बोला जाएगा कि आप भी बोलिए, आपने क्या क्या अमेंडमेंट सजेस्ट किए, वो सारे कहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई, अभी तक तो स्पीकर ने इंडिकेट नहीं किया या चेयरमैन राज्यसभा ने इंडिकेट नहीं किया कि कोई डिबेट होने वाला है। अगर आज और कल में कुछ होगा तो शायद जो सीनियर, जो पार्टी के फ्लोर लीडर्स है वो बात करेंगे, उसके आगे तो कुछ होने वाला नहीं है अभी। इसको बीजेपी, एक क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, टू कीप इट हॉट, गर्म रखने के लिए स्टोव पे चढ़ा कर रख दिया उन्होंने। अभी उसको सिम में डाल देंगे, वो उबलता रहेगा, उबलता रहेगा, उबलता रहेगा जब तक बिहार इलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद और उसको फिर हाई लेवल में लेके आएंगे जब तक यूपी इलेक्शन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये पास हो जाएगा, ये शायद अगस्त में पास हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जो टिक्ड ऑफ आइटम्स कहते हैं बिलाल जी, एक तो 370 था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, एक्ट था, अभी ये हो गया, राम मंदिर हो गया। बीजेपी के जो मेजर टिक ऑफ आइटम्स जो उन्होंने 2014 से बोलते आ रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। हम भूल रहे हैं बात को कि उन्होंने बहुत सारे आइटम्स उन्होंने खत्म कर दिया उन्होंने। अब शायद उनके पास बचा क्या है, अभी एक है एनआरसी, वो तो अभी आने वाला नहीं है एनआरसी। वन नेशन वन इलेक्शन तो अभी आया था, इससे पहले उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी, तो वो भी शायद रुक जाएगा। वो ये शायद इस सेशन में नहीं होगा या उसके आगे सेशन में नहीं, उससे 2/3 मेजोरिटी चाहिए बीजेपी को, जो बीजेपी के पास नहीं है। सो शायद 4 साल के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके बाद ही होगा वो। लेकिन आपके लिए तो मुझे लग रहा है कि वक़्फ़ का जो बिल है, ये माइनॉरिटी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो प्रॉपर्टी है, लोग डर रहे हैं, हर आदमी डर रहा है। वी कैन से सिंगल लार्जेस्ट माइनॉरिटी। कह सकते हैं सिंगल लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन हाँ। सर्टेन स्टेट्स, जैसे नागालैंड जाएंगे तो हाँ। वहाँ मुसलमान किधर है, वहाँ तो सारे एग्जैक्टली क्रिश्चियंस हैं, एग्जैक्टली वहाँ एग्जैक्टली। तो अच्छा, मैं हिंदूज कुछ चीज और माइनॉरिटी है। आपसे पूछ, हाँ हाँ, मैं एक और आपसे चीज पूछना चाह रहा हूँ सुरेश जी। क्योंकि आपने बताया है कि आमतौर पे ये माना जाता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद अ, किसी भी तरह की समिति में भेजना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जेपीसी अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट मानी जाती है। लेकिन एक सेलेक्ट कमेटी की फिर भी एक संभावना बनी रहती है। सेलेक्ट कमेटी भी एक पैरेलल कमेटी होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बराबर में। लेकिन क्या लगता है कि एक स्पेशल केस के अंदर सेलेक्ट कमेटी से फिर कोई ना कुछ इसमें एडवाइस ले ली जानी चाहिए? नहीं होता, कभी आज तक तो नहीं हुआ बिलाल जी, क्योंकि इन्होंने 40 अमेंडमेंट सजेस्ट किए, वोट किए, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसको भी नकार सकता है, गवर्नमेंट कहते हैं कि 40 में से हम 35 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है वो। लेकिन इसके बाद आगे नहीं जाएगा। अब एक बार बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो गया, इससे पहले भी प्रेजेंट किया था, आपको याद है, प्रेजेंट किया था, जी लेकिन जी उसको जी। जेपीसी को रेफर किया था। अब जेपीसी ने जो सजेस्ट किया वो वापस आया हुआ है, उसको लॉ मिनिस्ट्री ने अमेंड करके, लॉ उसके जो क्लॉजेस है, जो 40 अमेंडमेंट सजेस्ट किया, वो अमेंडमेंट हम्म। अमेंडमेंट बाय अमेंडमेंट वोट होगा क्लॉज के ऊपर। हम्म। बिल तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हम्म। हो चुका है पार्लियामेंट में, और कोई नया इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो जी 40 जी। अमेंडमेंट्स है उसके साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जब वोटिंग होगा तो ये 40 अमेंडमेंट्स के ऊपर वोटिंग होगा, मेन बिल के जी ऊपर भी जी। वोटिंग होगी। ये होने वाला है, जी क्योंकि जी। अभी फिर सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा नहीं, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी को लीगल बैकिंग नहीं है इसके ऊपर जितना जेपीसी को है।
जेपीसी जब जी सजेशंस जी जी। देता है तो वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है। यूजुअली सेलेक्ट कमेटी के पास कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका चेयरमैन कभी कभी कांग्रेस वाला होता है या कोई और पार्टी वाला होता है, तो बीजेपी वाले मानेंगे नहीं उसका जो रिकमेंडेशन। नहीं, लेकिन आप क्या आपको मानते हैं कि लॉ कमीशन की भी एक एडवाइस ले लेनी चाहिए, जिस तरह से यूसीसी पर ली हम लोगों ने लॉ कमीशन की एडवाइस ली। लॉ और ये जो जो पार्लियामेंट। उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी आया, वो एक पहला एग्जाम्पल है पूरे देश के अंदर। साथ ही साथ उसके अंदर से जो तीनों विवादित मुद्दे थे, उस पर यह निर्णय बना कि उसका अदालत ही तय करे। तो इसलिए और रस्ट पर सबके एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो आपको लगता है कि लॉ कमीशन की भी एक रिक्वायरमेंट है लीगल एंगल पर? लॉ कमीशन नहीं आएगा इसमें। लॉ कमीशन का जो इसमें रोल है वो, क्योंकि लॉ कमीशन हर पीरियड के लिए होता है, या हर खुद 4 4 5। लॉ मिनिस्ट्री खुद रेफर कर दे लॉ कमीशन को? नहीं, लॉ कमीशन के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो वापस लॉ कमीशन के पास नहीं जाएगा। जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा करेक्शन कर दूंगा। यूसी उत्तराखंड पहला राष्ट्र नहीं है जो हमारे यहाँ, पहला गोवा था, जो पोर्चुगीज के जी टाइम से हम उनके पास यूसीसी है। तो दूसरा जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। लेकिन इस बात पे क्लियर है कि जब बिल पार्लियामेंट में आता है तो लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू गुजर के आता है वो। तो लॉ मिनिस्ट्री क्लियर करने तक वो फिर जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है वो इंट्रोड्यूस नहीं करेगा बिल। तो उसका एक वेटिंग प्रोसेस होता है, जो वेटिंग हो गया अभी। तो अभी आगे जाके फिर लॉ कमीशन को देने की जरूरत है, कि लॉ कमीशन मैंडेटरी नहीं है, लॉ कमीशन रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन देते हैं बस। जैसे कहते हैं आप कल नहीं, सुबह से दैट इज चाय एग्री। पियो तो आप चाय बस बट खत्म, बट इतना ही है। एग्री दैट इज पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कमेटी की रिकमेंडेशन कोई मैंडेटरी नहीं होती, ये तो एक लॉ है। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग भी है, और ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप भी है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कल को ये पास हो जाता है मेजोरिटी से? क्योंकि सरकार जो तय करती है मेजोरिटी से तय करती है। अपोजिशन का ये कहना था, ये बात ठीक है कि हम जेपीसी में मेजोरिटी में नहीं थे, लेकिन जो हमारी डेमोक्रेटिक वॉइस है उसको भी किल किया गया, तो उसको अच्छी तरह नहीं सुना गया। तो ये अपनी जगह एक एक फैक्ट है जो अपोजिशन के अपोज किया है, और जो बहुत सारे माइनॉरिटीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी इस पर अपोज किया। लेकिन मान लीजिए ये पास हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि जुडिशियल स्क्रूटिनी में फिर जा सकता है ये? जा सकता है, जा सकता है, हर चीज जा सकता है। आप पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, यूनिफॉर्म फिर अगर पास हो गया कल बिल सेंट्रल लेवल पे, तो क्या जुडिशियल स्क्रूटनी के पास जाएगा? जा सकता है। लेकिन आप याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद कहा, एक बार नहीं 10 या 12 बार कहा था कि गवर्नमेंट को यूसीसी लेके आइए। तो ये बात है, तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनेगा केस? एक ही बात है। जैसा ट्रिपल तलाक पे एक नहीं, चैलेंज चल रहा था कि लेकिन उसको उसमें ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये इस तरह के अपने रिमार्क्स पास किए हैं कि सरकार को इस तरह की विवादों से बचने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। लेकिन फाइनली जो समीक्षा है, अब सरकार कोर्ट देख तो सकता है कि किस किस पैटर्न पर, किस अंडरस्टैंडिंग पर, क्या किस पैरामीटर्स पर, या किस लॉ आई मीन फंडामेंटल्स पे बनाया गया, वो समीक्षा तो फिर भी कर सकता है। कर सकते हैं, कोई कोई रोकेगा। आप देखिए, अब ट्रिपल तलाक के ऊपर एक चैलेंज आया था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले। चैलेंज क्या था? ट्रिपल तलाक के ऊपर नहीं था, वो तो इलीगल है। कोर्ट ने कहा हम उस पर डिबेट ही नहीं करेंगे। उसको डिक्रिमिनलाइज जो किया गया था, कि जो बंदा अगर ट्रिपल तलाक कह के उतर के घर से बाहर चला जाता है, इलीगल हो गया वो। लेकिन जो महिला है, जो जिसको तलाक दिया है, उसको उसको बचाव के लिए कोई नहीं आएगा। तो जब तक ये बंदा जेल नहीं जाएगा, उसको डर नहीं रहेगा कि ट्रिपल तलाक बोलने से मैं जेल जा सकता हूँ, वो डर नहीं रहेगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में अभी जी चल रहा है। जी तो तुषार मेहता जी ने भी जी कहा था कि इस बात में भी वही होगा। जी जी वकफ का बिल अगर आएगा तो कोर्ट भी यही पूछेगा, भाई कोई लीगल बैकिंग जी तो जी दीजिए ना, लीगल प्रोटेक्शन तो दीजिए। अगर किसी बंदे के घर आप खींच रहे हैं, जी उसको कोई सुनवाई होना जी चाहिए ना। सिर्फ आपके ट्रिब्यूनल पे हो गया क्या? जी उससे खत्म। जी इनकम जी टैक्स ट्रिब्यूनल जी होता जी है, बिलाल जी आपको पता है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल होता है। जी अगर इनकम टैक्स और जी जी ट्रिब्यूनल ने बोल दिया ये गलत है या ठीक है, ये आप पैसा बांध जी दीजिए, इतना करोड़ बांध दीजिए, वो जी कोर्ट जाता है। फिर उसके जी बाद जी जो भी बंदा जी जिसको जी भी वो अगेंस्ट गया है, वो कोर्ट जाता है। उसको एक नेक्स्ट लेवल है, या वो लेवल ऑफ डिफेंस ही जी नहीं है। जी इतना ही जी करना जी था कांग्रेस गवर्नमेंटों को अभी तक, कि एक कोर्ट का जो प्रोटेक्शन था वो देना था, वो नहीं दिया। वो जी जी प्रिंसिपल्स ऑफ नहीं नेचुरल दिया, जस्टिस नहीं दिया। कहते हैं हम उसे, वो नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी, कि नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पाया था पास्ट में, इसलिए इस तरह की समस्याएं खड़ी थी।
वक्फ बिल के अपने राजनीतिक और न्यायिक अपनी तरीके की इसकी डायमेंशन है। बड़ा सेंसिटिव मामला है। सुरेश जी ने बड़ी गंभीरता पूर्वक, बड़ी संतुलित अंदाज में इस पे बात रखी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी एबीसी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एबीसी को सब्सक्राइब करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।